गरियाबंद में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली नेता चलपति के ससुर लक्ष्मण रायपुर पहुंचे हैं। मुठभेड़ में चलपति की मौत की खबरों के बाद वो उनका शव लेने आए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वो माओवाद को गलत नहीं मानते और आरोप लगाया कि बेरोजगारी व महंगाई पर आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए नक्सलियों को मारा जाता है। उन्होंने ये भी जताया कि उनकी बेटी का शव नहीं मिला है और आशंका है कि वो जंगल में हो सकती है। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। यहाँ क्यों आया आपने पूछा नहीं है। वो अखबार में थे, वो गरियाबंद में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें कम से कम 14 लोग लाश बरामद की गई है। मैं सुबह सुबह कल शाम को पलासा से गाड़ी पकड़ के दुर्ग का एक्सप्रेस पकड़ के आज सुबह यहाँ उतरा था। उतरने से भी यहाँ एक दैनिक भास्कर डेली वो है ना न्यूज़पेपर, वो पढ़ा। वो पढ़ने से मेरे को ये मालूम पड़ा है कि लाशें यहीं हैं। मैं सोचा पहले गरियाबंद तक जाना पड़ेगा बोल के सोचा मैंने, यहीं है। यहीं आने से मैं सुबह सुबह इधर आ गया। मैं किससे बोलना, किससे पता करना, मेरे को क्या पता है। कोई अफसर का उससे भी हमको मालूम नहीं है ना। हम यहाँ आके इंतजार कर रहे हैं, अभी बंदोबस्त कर रहे हैं, साहब दे देंगे। हाँ? वो लाश तो चलपति है, वो मेरा दामाद होता है। ओके। ओ पता तो किसे होता है, आप जैसे पत्रिकाओं से होता है, अपन को पता है। आप जैसे लिखते हैं, अब जैसे फोटो छापते हैं, वही देखकर हम पता कर ले सकता है। हम थोड़ी जंगल में जा सकते हैं, नहीं है। कभी वो घर आने की कोशिश नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं एक बार भी। अरे घर तो उनका चितूर में है, चितूर जिले का है। वो लोग यहाँ जंगलों में काम करते हैं। मेरा बेटी भी इसमें काम कर रही है। किसको पता है, मालूम नहीं मेरे को। और क्या जानते हैं कैसे पता चला कहीं ध्यान भी नहीं देते? नहीं है, शक नहीं है। वो जानते तो आपके बेटी भी नक्सली में काम कर रहे हैं, काम कर रही है सर। काम कर रही होगा जी। है। हाँ, वो अखबार में ये लिखा है कि मेरा बेटी भी चलपति और उसका वाइफ भी अमर हो चुके बोल के लिखा है। वो पढ़ रहा है। मैं डर गया, डरते बस इधर भाग के आ गया। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, आंध्रा का हूँ। आपको पता चला आपकी बेटी जो है वो अभी ठीक नहीं है? और नहीं पता चला, नहीं पता चला। लोग आप लोग साहब लोग तो फोटो बताइए। वो फोटो में तो मेरे बेटी का नहीं है। अब मैंने एक सिर्फ चलपति का फोटो को पहचाना। मतलब बेटी अभी है जंगली में। हो सकती है। ये जो ये जिस प्रकार से जी, जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई जिसमें ये किस तरह से इस चीज को देखते हैं? और एक स्टेट का है, राज का है, राज चलता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि राज वो जो क्वेश्चन करने वालों को दबा दो, यही हो रहा है। अब जब भी यहाँ से होता है, स्टेट होता है ना, अब वो गवर्नमेंट होता है ना, वो बड़ा गवर्नमेंट होता है। उनका मकसद एक है, जंगलों से ट्राइबलों को हटा देना है, वो जंगल खाली कर देना है और किसी को बड़ा कारपोरेट को अपनाना है। वही तो काम है, ये तो है। नहीं नहीं, बच्चे नहीं है। नो, बच्चे नहीं है। अरे वो करना नहीं, कभी कभी नहीं देखा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो लोग एक मकसद से वो चले गए, जान खतरे में डाल के भी चल रहे हैं। कई लोग चल रहे हैं ऐसा ही। हमारी देश में ही नहीं, ऐसा क्या वर्ल्ड में ऐसे चलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वो सही रास्ते पे थे या फिर वो गलत रास्ते पे थे? कभी आपने समझाने की कोशिश की? सही रास्ते पे है, जान खतरे में है, मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अल्टीमेट फाइनल डेट दे दिया, फरवरी 26 का तो माओवाइज्म खत्म कर देंगे, नक्सलवादी खत्म कर देंगे। लेकिन वो शैडो से फाइट कर रहे हैं। असली क्या है, असली मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, अविनीति, द करप्शन है, उस पे लड़ना है। उसके खिलाफ जो भी बोलता है ना, उसके से खत्म कर दे रहा है। यही तो हो रहा है मेरा ख्याल में। मैं बहुत छोटा हूँ, राजनीति में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ बस। नेशनल हाईवे 53 पर सरायपाली के पास सुबह 4 बजे एक गंभीर दुर्घटना हुई। दुर्ग से
पूरी जा रही एक यात्री बस ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ट्रक पिछले 2 दिन से खराब हालत में खड़ा था। बस में 43 लोग सवार थे, जिनमें से 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली ले जाया गया और 6 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 19 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सरायपाली थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भिलाई के चौहान ग्रीन वैली अपार्टमेंट में कार सवार युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड को उड़ा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। गार्ड को जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती किया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना देर रात की है, जब नशे में धुत 4 युवकों ने गार्ड को कार से टक्कर मारी। इस मामले में 4 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। हूँ और मैं चौहान ग्रीन वैली में रहता हूँ। हम लोग सारे लोग वहीं के क्या हुआ कल रात को? किस लिए? कल रात में हम लोग यहाँ आने का हमारा प्रायोजन ये है सर कि कल रात में एक गाड़ी लेके लड़के शराब पिए हुए थे और रश ड्राइविंग करते हुए हमारे सुरक्षा गार्ड जहाँ खड़े थे वहाँ गेट में मारे। वो गेट पूरा सुरक्षा गार्ड को लगा और वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। अभी जीवन मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहा है। जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती है। कितने बजे की घटना? ये करीब रात को 1:40 1:45 हो रहा था सर। कितने लोग थे? और लड़के गाड़ी में 4 लड़के थे सर। और गार्ड की हालत काफ़ी गंभीर है और वो जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती है। तो अंदर वो लड़के लोग ग्रीन वैली में क्या? ग्रीन वैली में वो लोग, हाँ ग्रीन वैली में वो लोग, कुछ लड़के उसमें रहते भी हैं और कुछ लड़के बाहर से भी आए थे। ग्रीन वैली में डी ब्लॉक में D3 में 44 नंबर फ्लैट है, उसी में वो लड़के लोग थे। कितने लोग मौजूद थे? उस मतलब गार्ड की बात कर रहे तो गेट में कितने लोग? गेट में 2 महिला गार्ड, 2 मेल गार्ड और 1 प्रभारी रहते हैं। जख्मी एक ही है सर, जो गार्ड खोलने आया था गणपत साहू, नियर अबाउट 45 ईयर एज है उसकी। लगातार ऐसी घटना हो रही है। इसके पहले भी इन्हीं लड़कों को उसने रोका था और कहा था कि इस तरह बहुत तेज़ चला के आते हैं और क्या है, रात में कोई आता है, गार्ड बोलता है एंट्री करके जाइए, तो ये लोग एंट्री नहीं करना चाहते हैं। उसी को लेके हल्का सा कुछ वाद विवाद हुआ था और इसी को लेके इसी तारतम्य में कल इन्होंने जो है जानबूझ के कल इस तरह का घटना की है। गिरफ्तारी हुई इस मामले में? अभी तो लड़कों को बैठाए हुए हैं यहाँ लाके और आगे पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, रात को लगभग 2 बजे के आसपास ग्रीन वैली में मेन गेट पे गणपत साहू नाम का एक गार्ड था जो ड्यूटी कर रहा था। वहां पे अपनी वर्ना गाड़ी से सचिन राजपूत नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया है, जो संभवतः शराब के नशे में था, और उसने जानबूझ करके और जो गेट है वो उस पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है और उसने उसको धमकी भी दी थी कि तुम हमारा नाम पता यहाँ नोट नहीं कर सकते और तुम नोट करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में इन सब तथ्यों को संज्ञान में जैसे पुलिस के आया है, उस प्रकरण में हत्या के प्रयास का अपराध इस प्रकरण में कायम किया गया है और आरोपी को उसमें गिरफ्तार कर उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जा रही है। सर, ग्रीन वैली लगातार विवादों में रहता है, आए दिन कोई ना कोई वहाँ लफड़ा करते ही रहता है। देखिए, ग्रीन वैली में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं वो अपने मकान को वहाँ पे किराए में दे करके और इधर उधर रहते हैं। बीच में कई बार मेरे द्वारा भी और जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा भी मीटिंग लेकर के सबको ये बताया गया है कि किराएदारों की सूची मकान मालिक और वो निर्धारित जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा के तहत दिए गए। बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोग दिए भी हैं। तो आज पुनः मैं उक्त संदर्भ में वहाँ पे मीटिंग लेने जा रहा हूँ और सबको समझाइश दे रहा हूँ। अगर कोई विधि का पालन नहीं करेगा तो इसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई जो भी वो करेंगे। और दूसरी बात, वहाँ पे जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं, सूचनाओं के आधार पे लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग कराई जा रही है। बीच में कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं वहाँ पे और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हमें भी मिली है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वहाँ पे रात भर जो स्टूडेंट्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो उक्त संदर्भ में मैंने उनको भी बताया है कि अपने स्तर पे वो थोड़े से देख करके और जो भी वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं सुरक्षा के संबंध में सोसाइटी से वो करें और बाकी पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ पे लगातार कर रही है और पेट्रोलिंग वहाँ पे बढ़ा रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस दिग्विजय स्टेडियम में मनाया जाएगा। मंत्री टैंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेंगे और झंडा फहराएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि परेड की रिहर्सल पूरी हो चुकी है और आमंत्रण कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अभी इस साल हम लोग 26 जनवरी को स्टेडियम जो है दिग्विजय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इसमें इस बार हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वो रहेंगे और 26 जनवरी से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं, इनविटेशन कार्ड वो आज बन जाएगा। रिहर्सल की तैयारी, रिहर्सल हमारी हो रही है रोज और इस बार भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वो होंगे, झांकियां निकाली जाएंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम लोगों को जो विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि इस बार इलेक्शन आचार संहिता भी लगा है, तो उस आचार संहिता के दायरे में रहते हुए हमको इन सारी चीजों को करना है और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के जिलाध्यक्ष शमसुल आलम ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव शंकर की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। शमसुल ने अपनी पार्टी में रहते हुए शहर की समस्याओं पर मुखर होकर आवाज उठाई थी। अब वे बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। जोगी कांग्रेस में मैं शुरू से एक्टिव रहा हूँ, उसका साक्षी पूरा शहर है, पूरा जिला है। एक्चुअली अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था वहाँ से कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उनका एक लेटर सामने आया था, तो उसके पश्चात समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। और शहर की जनता, में आपको याद होगा विधानसभा प्रत्याशी था मैं जोगी कांग्रेस से, उस समय मेरा नामांकन को निरस्त कर दिया गया था यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक। तो तब से राजनांदगांव की जनता की मंशा थी कि मैं उनके सामने एक प्लेटफॉर्म में खड़े हूँ जिसमें वो अपना कीमती मत मुझे दान कर सकें। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को चूज़ किया, चूँकि ये तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और इनके लोग भी समर्पित कार्यकर्ता इसमें भी हैं, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी आया हूँ। आपके साथ कितने लोग हैं जो प्रवेश किए? मेरे साथ जो मेरे पूरे विंग के थे, मतलब संगठन के मेन बॉडी के लोग, यूथ के पूरे, जो युवा मोर्चा के लोग, महिला मोर्चा के लोग और उसके समाज में जो सामाजिक ओबीसी, ST SC जितने भी लोग थे, जितने भी मोर्चा के लोग थे, तमाम पदाधिकारी मेरे साथ प्रवेश किए। आगे क्या करना है, क्योंकि सामने महापौर चुनाव है, तो समय में आप सामने आए? आगे मंशा ये है कि जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हमारे शहर में हो रहे हैं, खास करके सबसे पहले तो आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे एक चौक है, वहाँ पे शराब दुकान खोल दिया गया, उसका विरोध करना है। और ऐसी जितनी भी कुरीतियाँ हैं जिससे समाज दूषित हो रहा है, संस्कारदानी की छवि धूमिल हो रही है, उसके लिए काम आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय अजीत जोगी जी के आशीर्वाद से और बहन कुमारी मायावती जी के रास्तों पे चलना है और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है। जनता तक ये मैसेज पहुंचाना है कि दो पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी भी अब उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी है और हमेशा पहला प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ या प्रथम की विचारधारा से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी संस्कारदानी को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से नामांकन भरो। बहुजन समाज पार्टी से नामांकन भरे। भाजपा प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रेस ब्रीफ में कहा कि साय सरकार के तहत छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोटाले और भ्रष्टाचार हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट से 6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने का उल्लेख किया और भाजपा सरकार की नई औद्योगिक नीति को सराहा। गुप्ता ने कहा कि राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर विकास को रोकने और झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। आज की प्रेस ब्रीफ में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी, सरल, सहज और जानकार युवा ऊर्जावान भाई अमित चिमनानी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में मेरे साथी प्रवक्ता भाई सुनील चौधरी जी और यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा ऊर्जा भरा लग रहा है। सूर्य नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं और प्रकृति में जो अब हवा चल रही है उसने अपना रुख ऐसा लगता है कि मोड़ लिया है। अब ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा त्यौहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है।
जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अगर कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए बारदाने नहीं मिलते थे, किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसे देने पड़ते थे। लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। और जैसे ही यह दिवाली हुई 23 की और कमल में मां लक्ष्मी बैठकर आई, ऐसा लगता है विष्णुदेव साय की सरकार आई, किसानों को धान के लिए बारदाने की कमी नहीं हुई। वो कहते थे केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, लगातार आरोप लगाते थे, पर काम कोई करता ही नहीं था। भूपेश बघेल की सरकार में सब हिसाब लगाते थे कि माल कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजनाएं बताएं। किसान, युवाओं, महतारी पर किसी का ध्यान नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आई, अब बारदाना तो पहले ही उपलब्ध है, एक किस्त में पैसा जा रहा है, जो प्रोत्साहन राशि है फरवरी में दी जाने वाली है। लगातार धान खरीदी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसे हो गया? अरे जहां धन की कमी थी, पैसा नहीं था, पैसा आ गया। लगातार विकास के काम चल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये सब अगर संभव हो सका तो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार की आर्थिक नीति और सेवा भाव, अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव कैसे पहुंचे, और बिना धन के कुछ संभव नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकार आते ही किसानों के लिए आप सब ने देखा है कि 3100 रुपए के हिसाब से 21 क्विंटल धान के लिए धन अर्जित किया और एक साथ पैसा दिया। उसके साथ महतारी वंदन में 70 लाख से ज्यादा माताओं को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ता था, आपको याद होगा, रोजगार नहीं मिलता था। आज वो सब स्थितियां बदल गई है। पारदर्शिता और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सफलता कैसे मिलती है, आप देखें तो पहले माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई। भूपेश बघेल जी तो सो रहे थे, उनको उद्योग से कोई मतलब ही नहीं था। कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे छत्तीसगढ़ का टैलेंट आगे बढ़े, इससे कांग्रेस सरकार को कोई मतलब नहीं था। अतिशीघ्र सरकार आते ही नई औद्योगिक नीति बनाई गई और नीति बनाने के बाद उसका अध्ययन करके लोग इसमें छत्तीसगढ़ में कैसे आकर्षित होंगे, उसमें विभिन्न पॉइंट को दिया गया और खाली उसे बनाकर दफ्तर में नहीं रख दिया गया। भूपेश सरकार में योजनाएं बनती थी, पेपर में आती थी और दफ्तर के अलमारियों में कैद हो जाती थी, क्योंकि उनको एसी कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं थी। हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सारे मंत्री जुझारू रूप से और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार उन योजनाओं को लेकर मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। रायपुर में इन्वेस्टर मीट हुई, आप देखें इसके पहले दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुई जहां 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। अभी बंबई में हुई 6,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। बड़े बड़े उद्योगपति जो रोजगार देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो माननीय विष्णुदेव साय जी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीति है निश्चित रूप से ये अगर पूरे भारत देश में लागू हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं। जैसे आजादी का स्वर्णिम उत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये आजादी का अमृत महोत्सव और ये रोज नई दिवाली मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी इस इन्वेस्टर मीट में अभी तक के लगातार लगभग ये उद्योग नीति से आकर्षित होकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। मैं अगर इसकी विशेषताओं की बात करूं तो अब एनओसी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। एकल खिड़की योजना है, वहीं से आपको सारे विभाग की एनओसी प्राप्त हो जाती है। नए डाटा सेंटर का शुभारंभ नए रायपुर में हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विशेष रियायत के प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार और ईपीएफ प्रतिपूर्ति के साथ साथ 5 से 12 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के आकर्षक प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। भाइयों, आप देखें कि बस्तर हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, जहां पर विकास की बहुत आवश्यकता थी, आज वहां पर विकास किस तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसके लिए योजनाओं की आवश्यकता होती है।
धरातल पर उतरकर वहां के क्षेत्रों को समझने की आवश्यकता होती है। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार छत्तीसगढ़ में सारे छत्तीसगढ़ का विकास के लिए विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, अपना परामर्श दे रहे हैं। विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50% से 100% तक की छूट दी गई है। शुरुआत की गई है इसकी। निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के निवेश वाले या 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र माना गया है। सरगुजा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50% से 100% तक की छूट दी गई है। शुरुआत की गई है इसकी। निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के निवेश वाले या 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र माना गया है। इस पॉलिसी में 30 से 50% तक स्थायी पूंजी निवेश के प्रावधान है, जिसकी राशि 200 करोड़ से 450 करोड़ के बीच होगी। पहले तो 10-20 करोड़ के कोई विकास कार्य के लिए कहते थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर घोषणा कर देते थे तो पत्थर भी नहीं लग पाता था। खाली समाचार पत्र में छपता था और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल में समाचार आ जाता था कि आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस क्षेत्र में गए, इतने 1000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया, पर योजना आज तक दिखती नहीं। कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी सारे परेशान थे। लोग कहते थे, उनके कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने कहा था कि रानू साहू यहाँ की कलेक्टर है और वही रोड बनाती है जहां से माल मिलता है। मुक्ति मिल गई। मुझे ऐसा लगता है ये लूट खसोट वाली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा, महिला, किसानों को मुक्ति मिल गई और नई विकास की दिशा पकड़ चुका है। इसकी नीति बनी है। हम खाली बोल नहीं रहे, ये कागजों में है और चीजें आई और धरातल पर उतर रही है। इसके अतिरिक्त ISO प्रतिशत तक उपकर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मैंने जैसा बताया कि माननीय भूपेश बघेल खाली घोषणावीर थे और सारा माल कैसे लोगों की जेब में जाए कांग्रेस नेताओं की और अधिकारियों की, उसकी चिंता करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का माल जेब में रखने का प्रयास किया है, अब हम उनको जेल के अंदर कैसे भेजें, उनसे वसूली कैसे हो। और लगातार ये प्रयास जारी है कि जो अधिकारी छत्तीसगढ़ महतारी से प्यार नहीं करते, जो छत्तीसगढ़ की जनता से स्नेह नहीं करते, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अब उनकी आवश्यकता कुर्सियों में और दफ्तरों में नहीं, जेल के अंदर है। लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद पर प्रहार तेजी के साथ किया जा रहा है। आप सभी ऊर्जावान हैं और आपको याद होगा, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी भाजपा के छत्तीसगढ़ के कामों के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं। छत्तीसगढ़ घोर नक्सलवादी क्षेत्र था। सरगुजा में पूरी तरह नक्सलवाद था, बस्तर में नक्सलवाद था। सरगुजा को पूरी तरह से अगर मुक्त किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब सरगुजा को पूरी तरह से मुक्त किया गया। उसके बाद बस्तर में लगातार आक्रामक रूप से नक्सलवादियों का प्रहार एक योजना चालू हुई थी, आपको पता है 2016-17 में, और 18 तक वो लगातार चलती रही, प्रहार 1, 2 और 3, जिससे नक्सलियों को दौड़ाकर उनकी मान में घुसकर मारा गया था। नक्सलवाद बैकफुट हो गया था। पर दुख की बात है, जैसे ही काका की सरकार आई तब नक्सलवाद फलने फूलने लगा। मैं कहता हूं कि फलने फूलने लगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम विरोधी हैं इसलिए कहते हैं, पर आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं कि नक्सलवाद एक राजनीतिक संरक्षक के रूप में सामने आने लगा। ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद को अपना संरक्षक मानती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगा। अनेक ब्रीफों में हम लोग बैठे, हमारी आंखें भर जाती थी जब उसकी पत्नी घर में खाना बनाकर रखती थी और पति भाजपा का प्रचार करने जाता था और वो खाने का इंतजार करती थी, पर उसकी हत्या हो जाती थी। आपको याद होगा, वो हम भूले नहीं और भूलेंगे भी नहीं। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी भाजपा के कार्यकर्ताओं की। ऐसे 11 कार्यकर्ताओं की हत्या नक्सलवादियों ने इसलिए कर दी कि वो कहते थे कि भाजपा का प्रचार प्रसार करोगे तो काट डालेंगे। आपको याद होगा सरजू नेताम मोहला मानपुर में भाषण देते हैं मंच पर, और वहां इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस के विधायक बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं
कि अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता यहां प्रवेश किया और भाजपा का प्रचार प्रसार किया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब चरणदास जी आप कहां थे? टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस पार्टी को नक्सलवादी दे रहे थे। क्या इसलिए आज उनका वो बखान कर रहे हैं? क्या इसलिए उनका बचाव करना चाहते हैं? जब आज हमारे सुरक्षा बल के जवान वो बस्तर के राक्षस जो आदिवासियों की हत्याएं कर रहे थे, उनकी मांद में घुसकर उन राक्षसों को मौत के घाट उतार रहे हमारे सुरक्षा बल के कर्मी, तो उनकी प्रशंसा करने की बजाय ये कांग्रेसी पता नहीं क्यों कभी उन्हें भटके कहते हैं, कभी ऐसे कहते हैं कि उन्हें सही राह में लाने की जरूरत है। वो मारते रहे और हम राह की चिंता करें। भाजपा ये बर्दाश्त नहीं करेगी। झीरम का सच माननीय चरणदास महंत जी ही उसके गवाह थे। आप सबको याद होगा जब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कवासी लखमा जी एडमिट थे, तब कौन गया था मिलने? चरणदास महंत जी स्वयं गए थे और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और कहा, ऐसा हाथ दिखाया। वो क्या था? नक्सलवाद से ही तो संबंधित था ना। नक्सलवादी कहते हैं हम छत्तीसगढ़, हम बस्तर का विकास नहीं होने देंगे, और कांग्रेस भी कहती है कि बस्तर में विकास नहीं होना चाहिए। क्या बस्तर की संस्कृति और परंपरा को बिना विकास के आज हम संजो सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? ये संभव नहीं है। साथियों, कुल मिलाकर मैं इतना कहने चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में नया सूरज उदय हो चुका है। आर्थिक स्थितियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार सरकार योजनाएं बना रही है, और जिसकी घोषणा हमने की थी, जिन घोषणाओं के कारण जनता ने हमें वोट दिया था, उन घोषणाओं को लगातार पूरा कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती थी। अभी तो गई है भूपेश बघेल की सरकार, जो हाय हाय करती थी पैसे के नाम से, और पता नहीं कितने करोड़ खा गए। आज देखिए दोनों हाथ से जनता के सामने विकास भी है, धन भी है, और सारी योजनाएं उनके विकास की भी है। साथियों, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। जब नग्न प्रदर्शन करना पड़ा था युवाओं को रोजगार के लिए, पीएससी का मामला हो, क्या क्या अनियमितताएं नहीं हुई। आज आर्थिक व्यवस्था और नक्सलवाद का विषय था। आगे हम लोग बैठेंगे तो और चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।